हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बच्चे काफी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे गेट 2026 एग्जामिनेशन का। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अब बचे हुए टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। यानी कि अगर आपका सिलेबस अधूरा है तो कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं गेट 2026 के एग्जामिनेशन में। इन सारी चीजों पे आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी बच्चों का डाउट रहता है कि सर अभी 2-3 सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, क्या उसे कंप्लीट करना चाहिए या नहीं। कुछ बच्चों का यह डाउट रहता है कि सर टेस्ट अब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अगर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो इन सारे डाउट्स का आपको आज के सेशन में आंसर मिलने वाला है। तो इस वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, कहीं कोई डाउट आता है, कुछ भी दिक्कतें आप फेस कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका सिलेबस कितना कवर हो गया है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पे दो तरह के बच्चे अभी अवेलेबल होंगे। एक वैसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, यानी कि वो सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे सभी सब्जेक्ट्स के और सारा नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे और हो सकता है कि वो टेस्ट भी दे रहे हों। ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका 1-2 सब्जेक्ट्स बचा होगा और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 50% सिलेबस कंप्लीट किया है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो सच में गेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट 2026 की। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं कि चलो देखेंगे इस साल की गेट का पेपर कैसा रहता है। तो वैसे बच्चों की मैं बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो थोड़ा सा भी सीरियस हैं गेट 2026 को लेके। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है। अगर आपने सिलेबस बच्चों कंप्लीट किया है तो आपको सिंपल सा है बात कि वीक में 2 टेस्ट देना है, यानी कि 2 टेस्ट पर वीक। ठीक है, हर वीक जो है आप 2 टेस्ट दो और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। अब ये जो 2 टेस्ट है, ये कौन सा 2 टेस्ट देना है, फुल लेंथ देना है या पार्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज या मल्टी सब्जेक्ट वाइज। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे वीक में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 टेस्ट देना है, तो एक टेस्ट आप दे सकते हो फुल लेंथ, यानी कि संडे का संडे आप एक फुल लेंथ देने की कोशिश करो और एक आप सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका ब्रांच है सिविल, तो सिविल में आपने कोई सब्जेक्ट का रिवाइज किया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप से रहेगा, तो आप एक टेस्ट एक वीक में दे दिया करो। ठीक है, अगले वीक उसका सेकंड पार्ट दे देंगे या दोनों पार्ट एक साथ भी दे सकते हैं क्योंकि हाफ एन आवर का रहेगा। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। या सपोज करो कि आप फुल लेंथ नहीं देना चाहते हो आप, ठीक है, लेकिन आपको 2 टेस्ट तो वीक में देना है। तो ये 2 टेस्ट किस तरीके से आपको देना चाहिए ये हम यहां पे बताने जा रहे हैं कि अगर आप 2 टेस्ट देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हैं। तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि इस वीक आपको कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो एक कोई भी सब्जेक्ट आप डिसाइड कर लो और उसका एक टेस्ट आप मान लो 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दे दीजिए पार्ट वाइज। और एक जो है आप 50% पूरा कंप्लीट होने के बाद संडे को दे दिया करो। यानी कि हर वीक आप 2 टेस्ट तो दीजिए ही। टेस्ट देने का बेनिफिट क्या होता है, अगर आप टेस्ट देते हैं और उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप मिस्टेक कहां पे कर रहे हो और उस मिस्टेक को आप इंप्रूव कर सकते हो एक्चुअल एग्जाम में। यानी कि एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, यानी कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट में 15 नंबर 20 नंबर आता है, तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर ये 15-20 मार्क्स ही आ रहा है तो कैसे होगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं है। एक्चुअल एग्जाम फेब में होने वाला है गेट का, तो ये एक्चुअल एग्जाम नहीं है। तो जो आप इस एग्जाम में गलती कर रहे हैं, आप इस टेस्ट में जो मिस्टेक कर रहे हो, आपको वो मिस्टेक को सुधारना है। ठीक है, तो वो मिस्टेक कैसे सुधार सकते हो, तो एनालिसिस से। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें आपने 4-5 क्वेश्चंस में मिस्टेक कर दिया। हो सकता है किसी में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो, किसी में आपने फॉर्मूला गलत यूज कर लिया हो। तो आप क्या करो कि एक सिंपल सा इस तरीके का पेज A4 साइज का पेज रखिए,
उसमें प्रॉपर एनालिसिस लिखिए कि इस टेस्ट में मेरा ये सब मिस्टेक था, यानी कि जो भी 4-5 मिस्टेक्स आपका रहता है उसमें आप हाईलाइट करके लिख दो। फॉर्मूला अगर आप गलत लिखते हो तो वो फॉर्मूला भी लिख लिया करो कि हाँ ये फॉर्मूला मैं भूल जाता हूं, और इसे वीकली बेसिस पे नहीं यानी कि डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। जैसे कुछ फॉर्मूला आप बार बार भूल रहे हैं या कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो इसको 2-3 दिन में देखा करो कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट टेस्ट जब आप देने जा रहे हैं तो इसको जरूर चेक किया करें कि लास्ट टेस्ट में आपने क्या सब मिस्टेक किया और उसको इंप्रूव करना है, और फॉर्मूला जो है बार बार रिवाइज करना है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि वैसे बच्चे जिनका सिलेबस हो चुका है उनको 2 टेस्ट तो पर वीक देना ही है। कैसे देना है, तो कोई सब्जेक्ट आप डिसाइड कर लीजिए और उस सब्जेक्ट का आप टेस्ट दीजिए, यानी कि हर वीक में आपको एक सब्जेक्ट को कंप्लीट रिवाइज कर लेना है। अब बात हम वैसे बच्चों की करते हैं कि सिलेबस जिनका कंप्लीटेड नहीं है, यानी कि वैसे स्टूडेंट सिलेबस नॉट कंप्लीटेड, यानी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं, उनको क्या करना है, यानी कि हो सकता है कि उनका 2-3 सब्जेक्ट्स अभी बचा हुआ है, तो आप जितना पढ़े हो उस पर फोकस करो। यानी कि अगर ऑलरेडी एक कोई ऑनगोइंग सब्जेक्ट है या एक सब्जेक्ट बचा हुआ है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो, अभी दिसंबर है, जनवरी है, 2 महीने का टाइम है। लेकिन अगर 2-3 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट्स बचा हुआ है तो आप सिलेबस कंप्लीशन पे मत जाओ, ठीक है, आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ते चलिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट आपका टेक्निकल का बचा है तो उसे तो आप कंप्लीट करो ही, यानी कि एक एक लेक्चर्स आप देख सकते हो। रेस्ट टाइम जो है आपको रिवीजन पे देना है, यानी कि जो ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है, यानी कि अगर आपने 70% सिलेबस 70 to 80% अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको उसके रिवीजन पे टाइम देना है, यानी कि जो आपने पढ़ा है बच्चों उसी को रिवाइज कीजिए अच्छे से। अब आपके पास टाइम कम है कि आप कोई नया सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो। अब मान लो कि 70% 80% ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है तो अब टाइम है उसको रिवाइज करने का, यानी कि अगर आप 70-80 मार्क्स का पढ़ चुके हो तो एटलीस्ट उसमें से मैक्सिमम स्कोर करो। क्या आप उसमें से 50% स्कोर कर पाओगे, यानी कि अगर आप 80% पढ़ चुके हैं उसमें 40 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका कट ऑफ से तो काफी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो आपको यह सोचना है कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको मैक्सिमम सही करना है, यानी कि मैक्सिमम स्कोर करना है। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, एक लेक्चर आप देखो, ये मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक लेक्चर आप देख सकते हैं और साथ ही साथ जो चीजें आपने पढ़ा है उसका आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर मुझे टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आपको एक एटलीस्ट एक टेस्ट तो देना ही चाहिए। जैसे एक टेस्ट पर वीक, यानी कि आप एक टेस्ट तो दे ही सकते हो जो भी सब्जेक्ट्स आप रिवाइज करते हो, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आप एक टेस्ट दे दो, ठीक है, यानी कि उस वीक में आप उसका रिवीजन कर लीजिए और उसका एक टेस्ट दे दीजिए। या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट ही आपने पढ़ लिया है तो आप टारगेट रखो कि इस वीक जो है मुझे इसका रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना प्लान डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे रिवीजन के साथ साथ आपको टेस्ट भी देते रहना है। एक टेस्ट तो आपको हर वीक देना ही चाहिए। मैं हमेशा फोकस करता हूं बच्चों को कि टेस्ट देना है। टेस्ट क्यों देना है, टेस्ट देने से बच्चे आप अपना मिस्टेक आपको पता चलता है कि आप मिस्टेक कहां पे कर रहे हैं, आपको एक्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। और जब आप टेस्ट दीजिए तो ऐसा नहीं है कि शोर शराबा जहां हो रहा है, हल्ला गुल्ला जहां हो रहा है, आप वहां पे टेस्ट तो एकदम शांत इन्वायरमेंट में, यानी कि जैसा एग्जाम जैसा जो इन्वायरमेंट रहता है आप उस जगह पे एग्जाम दीजिए। और ये कोशिश करें कि 3 घंटे कंटिन्यूअसली बैठने का। अगर मान लो आप टेस्ट देते हो सब्जेक्ट वाइज तो वो तो 45 मिनट्स या 1 आवर का रहेगा, तो आप उस बीच में ऐसा मत कीजिए कि कभी टेस्ट को पॉज कर दिए या कभी कुछ कर दिए, तो वैसा नहीं करना। यानी कि 3 घंटे का आपका टेस्ट रहता है तो आपका सिटिंग कैपेसिटी 3 घंटे का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 3 घंटे में के बदले 1 घंटे में ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फोकस जितना ज्यादा अच्छा रहेगा आप एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो जैसे आपका 70 to 80% ही सिलेबस हुआ है तो आप रिवीजन तो कीजिए ही, यानी कि सब्जेक्ट को रिवाइज तो करना ही है। और रिवीजन कैसे करना है, बात यहां पे ये भी आती है कि सर रिवाइज कैसे करना है, तो थोड़ा सा हम उस पर भी फोकस कर लेते हैं कि हाउ टू डू रिवीजन। ये सभी बच्चों के लिए है, यानी कि वैसे बच्चे जिन्होंने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिया है उनके लिए भी है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी है। यानी कि अब बात करते हैं हम कि रिवीजन आपको किस तरीके से करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट जो है किस तरीके से आपको रिवाइज करना है।
तो सिंपल सा स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है बच्चों किसी भी सब्जेक्ट को, कि पहले आप क्या करो कि कोई भी सब्जेक्ट आपका रहता है तो उसका नोट्स आप पढ़ो, यानी कि जिस भी फैकल्टी से आपने पढ़ा होगा तो आपने खुद का नोट्स बनाया होगा, हैंड रिटन नोट्स, तो आप उस नोट्स को अच्छे से पढ़िए। नोट्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एक वीक में पूरा नोट्स ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर है, तो 2-3 चैप्टर का नोट्स आप एक दिन पढ़ लो, 2-3 चैप्टर अगले दिन पढ़ लो, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आपको नोट्स पढ़ना है। दूसरा काम करना है, जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स में ही क्वेश्चंस जो क्लास इलस्ट्रेशंस रहते हैं वो तो आप रिवाइज करोगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। जब आप पीवाईक्यूज पता करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको यह पता चलता है कि कौन से कंसेप्ट मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यूज बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, यानी कि नोट्स का रिवीजन तो करना ही है, साथ ही साथ पीवाईक्यूज का आपको बार बार रिवीजन करना है। यानी कि आप जितना ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको कमांड हो जाएगा, यानी कि अगर सेम फार्मूला पे, पैटर्न पे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप बना लोगे। तो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि आपको पीवाईक्यूज तो सॉल्व करना ही है, तो पहले नोट्स को रिवाइज कीजिए, नोट्स को रिवीजन करने के बाद पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। जब आप पीवाईक्यूज रिवाइज करने के बाद टेस्ट दोगे तो आपका टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि टेस्ट में भी जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो मैक्सिमम पीवाईक्यूज पैटर्न का रहता है, ठीक है। तो आप पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उसमें जो जो कंसेप्ट यूज हुआ है उसको अच्छे से सीख लो और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद टेस्ट देना है। और टेस्ट देने के बाद एक A4 साइज शीट में आप जो है समरी लिख लिया करो, यानी कि ज्यादा उस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स नहीं होना चाहिए। 1 से 2 पेज 3 पेज में आप उसका शॉर्ट नोट्स लिख लें, जो कि नेक्स्ट टाइम अगर आप रिवीजन करते हैं तो अगर आप ये सिर्फ पेज को भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ इस सब्जेक्ट में ये चीजें इंपॉर्टेंट है या इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं या टेस्ट दे सकते हैं। या जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा फेब के मंथ में, तो पूरा नोट्स तो रिवाइज करना मुश्किल है। जैसे मान लो कि मैं एप्टीट्यूड की ही बात करता हूं, तो नंबर सिस्टम में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका आपने लिखा है शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा तो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा में आइजन वैल्यू, आइजन फैक्टर के इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप लिख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। यानी कि रैंक कैसे पता करते हैं, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कब आपका इनकंसिस्टेंट होगा, कब कंसिस्टेंट होगा, वो सारे कंडीशंस हो गए, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। और जो आपने टेस्ट में मिस्टेक किया है वो भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया एक प्रॉपर प्लान किसी भी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का, कि पहले हमने नोट्स पढ़ा, नोट्स कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यूज सॉल्व किया, पीवाईक्यूज के बाद हमने टेस्ट दिया और उसके बाद शॉर्ट नोट्स देखा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सर ये 2 महीने में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे अभी आपके पास दिसंबर का 4 वीक है और जनवरी का 4 वीक है, यानी कि टोटल 8 वीक है। और बच्चों कोई बड़ा सब्जेक्ट जो होता है, अब पूरे दिन तो आप एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ोगे नहीं, ठीक है, पूरा दिन में जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको ज्यादा लेक्चर तो देखना नहीं है। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 घंटे एक सब्जेक्ट, 4 घंटे दूसरे सब्जेक्ट, 8 घंटे, और 2 घंटे एप्टी मैथ को दे देंगे। तो इस तरह से कैसे आप 10 आवर्स अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो 10 आवर्स में पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अभी भी आपके पास 8 वीक है और 8 वीक को अगर अच्छे से मैनेज कीजिएगा तो आपका सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने सिलेबस पूरा किया है तो। और अगर आप सिलेबस नहीं पूरा किए हो, मान लो कम सब्जेक्ट ही आपने कंप्लीट किया है, टोटल 12 अगर आपका सब्जेक्ट है और उसमें आपने 7 या 8 ही कंप्लीट किया है, तब तो इजिली रिवीजन हो जाएगा, तब तो आपको सोचना ही नहीं है। तो आपको प्रॉपरली इसी तरीके से रिवाइज करना चाहिए कि नोट्स पढ़ के, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करके, उसके बाद टेस्ट देके, और टेस्ट देने के बाद ये प्रॉपर एनालिसिस करके। तो इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स का तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ नोट्स को पढ़ रहे हैं। भाई नोट्स पढ़ने से नहीं होगा, आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कीजिए, तो आपको फेमिलियर हो जाओगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है। या आपने जब पढ़ा था तब अगर आपने पीवाईक्यूज सॉल्व किया था तो आपने कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट किया होगा कि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट सॉल्व करके जाइए।
ठीक है, पीवाईक्यूज में वो सारे क्वेश्चंस देख लो जो आपके से फर्स्ट गो में नहीं बना हो, और जिन्होंने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं बनाया उनको तो बनाना ही चाहिए पीवाईक्यूज। तो ये तो पैटर्न हो गया कि किसी भी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरा पढ़ लिए हैं और रिवीजन नहीं किए हैं तो बच्चों कोई फायदा नहीं है। सिलेबस अगर आपने 100% भी किया है लेकिन अगर रिवीजन नहीं किया है तो मुझे पता है कि आप एग्जाम हॉल में सारी चीजों को भूल जाओगे। इसीलिए रिवीजन आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब जो टाइम है उसमें आपको रिवाइज ज्यादा करना है, यानी कि रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये तो मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट, आपको पता है कि मैं मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं, तो बात आती है कि सर मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का हम रिवीजन कैसे करें। यानी कि मैथ्स एंड एप्टी अगर आप देखो तो मैथ्स एंड एप्टी काफी ज्यादा स्कोरिंग है बच्चों। मैथ्स आपका कितना पूछा जाता है, 13 मार्क्स, यानी कि मैथ्स जो है वो 13 मार्क्स का आता है। और एप्टीट्यूड कितने मार्क्स के आते हैं, एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का आता है। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास 28 मार्क्स। और सपोज कीजिए आप 28 में 28 स्कोर कर दोगे तो कुछ ब्रांच ऐसे हैं जिसमें आप इजिली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, 28 मार्क्स से कम ही कट ऑफ जाता है। लेकिन आप ये सोचो कि आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैथ्स एंड एप्टी का है, तो इसे तो टाइम देना है। अब कैसे टाइम देना है, तो आप जो है 2 घंटे एटलीस्ट फिक्स कर लीजिए कि मुझे मैथ्स एंड एप्टी के लिए देना है। ठीक है, अब देखो एप्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गए, अगर ये सारे टॉपिक्स अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो वो बन जाएगा। लेकिन मैथ में क्या होता है कि टाइम टू टाइम आप चीजों को भूलते जाते हो। ठीक है, अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भूल जाओगे। परसेंटेज आप नहीं भूलोगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट नहीं भूलोगे। ठीक है, क्योंकि उतना प्रैक्टिस हो जाता है कि आप उसको भूल नहीं सकते। सिंपल इंटरेस्ट एक दो फॉर्मूला है वो आप भूलोगे नहीं। वैसे ही चीजें हैं बच्चों, मैथमेटिक्स में आप चीजों को भूलते ज्यादा है, तो मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा टाइम देना है। जैसे मैंने आपको बोला 2 घंटे डेली, तो वीक में 1-2 दिन आप एप्टी रिवीजन कर लीजिए और ज्यादा टाइम आप मैथ्स को दो। और आपको लगता है कि मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो गया तब एप्टी पे फोकस करना है, यानी कि जो कमजोर है जिसमें आप वीक है उसमें ज्यादा टाइम फोकस करना है। तो बात आती है कि सर मैथ्स में रिवीजन कैसे करें। जैसे सपोज कीजिए 1 तारीख है, ठीक है, अगले मंथ से आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इस मंथ तो आप छोड़ दो, अगले मंथ से सपोज करो आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये डिसाइड कर लो कि 1 से लेके 7 तारीख तक में मुझे लीनियर अलजेब्रा पूरा सॉल्व करना है, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और लीनियर अलजेब्रा के सारे पीवाईक्यूज बनाने हैं। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में टोटल सारे ब्रांच का अगर पीवाईक्यूज मिला दोगे तो टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल बच्चों अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो 300 के अप्रॉक्स रहेगा। तो 300 पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है। तो डेली का अगर आप टारगेट रखते हो कि 50 to 60, तो भी आपका 60 भी टारगेट रखिएगा तो 5 दिन में आपका पीवाईक्यूज हो जाएगा। ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं, 60 क्वेश्चन आपको डेली ट्राई करो। तो इस तरीके से एक वीक आपने अलजेब्रा पढ़ लिया, अगले वीक आपने कैलकुलस पढ़ लिया। अब ये दोनों बड़े टॉपिक्स हैं तो हो सकता है 1 वीक का टाइम लगे। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओगे हो सकता है 2-3 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जाओगे तो हो सकता है 2 दिन में हो जाएगा। न्यूमेरिकल मेथड्स 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस मंथ आपको 1 मंथ में पूरा मैथ्स कर लेना है, फिर अगले मंथ उसको एक बार और रिवाइज कर लेना है। जैसे दिसंबर में आपने तो कंप्लीट किया ही, और दिसंबर में जब आप रिवीजन कंप्लीट करोगे तो मैंने क्या बोला, आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए। तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। तो जब जनवरी में दोगे टेस्ट, तो टेस्ट में ऑलरेडी आपका मैथमेटिक्स कंप्लीटेड रहेगा, एप्टी कंप्लीट रहेगा, तो आपका टेस्ट में भी मार्क्स ज्यादा आएगा। और आप दोबारा फिर मैथ्स अगर रिवाइज करोगे तो आपका मैक्सिमम मार्क्स भी आ सकता है। हो सकता है कि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में 13 आउट ऑफ 13 स्कोर कर सके। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर पीवाईक्यूज से हो जाएगा क्या। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि मैथमेटिक्स में जितना पीवाईक्यूज है अगर तुम उसी को अच्छे से बना के चले जाते हो एग्जामिनेशन में तो आपका चांस है कि आपको 13 आउट ऑफ 13 मैथमेटिक्स में आ सकता है। आप देख लो हर साल नए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बच्चों, 1 से 2 क्वेश्चन आपका नया टाइप का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है उसी पैटर्न पे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सिलेबस है उसी से पूछा जाएगा। आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, ये सारी चीजें जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है, रैंक कैसे फाइंड करना है, बेसिक जो प्रॉपर्टीज होते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से उसी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इनवर्स कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो मैथमेटिक्स आपको दिसंबर में एक बार पूरा कर लेना है, एक बार जनवरी में कर लेना है, जिससे कि आप
13 आउट ऑफ 13 स्कोर कर सके। 13 नहीं भी आता है तो कम से कम भाई 11-12 मार्क्स तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट एफटी है। एफटी में जैसे मैथ्स के लिए तो मैं बच्चों को बता देता हूं कि मैथ्स कैसे करना है, मैथ्स में आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। लेकिन जब बात आती है एफटी की, एफटी में कहां से करें, क्या करें, तो एफटी में तो एक बार पीवाईक्यूज बना लो। अब सारे ब्रांच का अगर पीवाईक्यूज मिला देते हैं तो जैसे मान लीजिए हर ब्रांच में कितने क्वेश्चंस आते हैं एफटी के, तो 10 क्वेश्चंस, और एक ईयर में टोटल 8 शिफ्ट होता है तो 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन आप मान के चलिए। और अगर आप 15 साल का भी मान लेते हो, ठीक है, 15 ईयर्स का भी पीवाईक्यूज बनाते हैं तो 50 इंटू 80 कर दो, हर ईयर 80 क्वेश्चंस। तो बच्चों 50 इंटू 80 करोगे तो ये आपके पास 1 to 1200 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 15 साल में। लेकिन 15 साल में ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि हर 15 साल में बच्चों जब से ऑनलाइन हुआ है तो नंबर ऑफ शिफ्ट जो है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्ट कब से इंक्रीज हुआ है, जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। जब ऑफलाइन होता था तो सभी ब्रांच में एप्टीट्यूड एक ही जैसा आ जाता था। ठीक है, क्योंकि सबका एक दिन अगर एग्जाम हो रहा है तो एप्टीट्यूड सेम ही पूछ लिया जाता है। अभी भी आप देखोगे जिस शिफ्ट में आपका एक दिन में एग्जाम होता है तो वो सब एक ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहते हैं एप्टीट्यूड में। तो एप्टीट्यूड आप लास्ट 10 ईयर्स के भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 2015 से लेके 2025 तक, तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो एप्टीट्यूड में एक बार आप सारा पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास 400-500 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। क्योंकि ये जो रिसेंट ईयर्स है, यानी कि आप मान के चलिए 18 से लेके 25 तक, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है पीवाईक्यूज के। उससे पहले क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, यानी कि 2010 में मुश्किल से आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, 2011 में 10 क्वेश्चन, 2012 में 10 क्वेश्चन। तो ये आप क्या कर सकते हो कि एफटी रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है कि डेली 20-30 क्वेश्चन रिवाइज कर लो। यानी कि आप पीवाईक्यूज ले लो, पीवाईक्यूज का पीडीएफ, और उससे 20-30 क्वेश्चंस हर डेली आप सॉल्व कीजिए। सर कितना टाइम लगेगा 20-30 क्वेश्चन में? 1 आवर से तो ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। 20 या 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटे से टाइम ज्यादा लगना ही नहीं है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि स्टार्टिंग में जो है आप मैथ्स पे 2 घंटे दो। ठीक है, क्यों सर 2 घंटे देना चाहिए, आपको समझ में आ गया है। यानी कि 2 घंटे पर डे, 2 आवर्स पर डे, क्लियर है। मैथ्स पे 2 घंटे आपको देना है, एप्टीट्यूड पे 1 आवर। ठीक है, एप्टीट्यूड पे 1 आवर पर डे, और 1 आवर पर डे आपको एप्टीट्यूड पे फोकस करना है। और अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो जितना पढ़ सकते हो पढ़ो भाई। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। और अगर मैं 10 आवर्स की ही बात कर रहा हूं तो आप 7 आवर्स तो दे ही सकते हैं। 7 आवर्स अगर आप डेली 10 घंटे ही पढ़ लेते हो तो 7 और 2 8, 7 2 9 और 1 10। और अगर लेक्चर टाइम इसके बाद भी बचता है तो कुछ लेक्चर्स देख लो। अब देखिए हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रैश कोर्स भी लेके आ रहे हैं। यानी कि अगर आप देखोगे इसी यूट्यूब चैनल पे क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो कुछ बच्चे अपने से रिवीजन नहीं करना चाहते हैं, टीचर से आप चाहते हो कि टीचर आपको कोई सब्जेक्ट रिवाइज करवा दे, या आप वैसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं किया है, ठीक है, आधा अधूरा सिलेबस है। तो इस यूट्यूब चैनल पे जो क्रैश कोर्स चल रहा है आप क्रैश कोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में हम लोग कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं, यानी कि कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप क्रैश कोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट्स नहीं किया है, ठीक है, तो आप क्रैश कोर्स से भी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे अभी क्रैश कोर्स पे मैथमेटिक्स चल रहा है, टेक्निकल के भी एक सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, दूसरा सब्जेक्ट्स कोई चालू हो गया है। तो इस तरीके से क्रैश कोर्स जो है अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स रिवाइज करवाया जाएगा। जैसे मैं आपको एप्टीट्यूड भी करवाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर मुझे वीडियोस देखना ही पसंद है, तो आप एटलीस्ट जो मैंने पीवाईक्यूज का क्वेश्चन करवाया है एफटी का, आप वो देख लो। कहां मिलेगा वो? आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। लगभग हमने बच्चों आप कह सकते हो कि 300 प्लस क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। कुछ ही ईयर्स के बचे हुए हैं, जैसे 21, 22, 23 और शायद 20, 19 का आपका पीवाईक्यूज बचा है। और मैक्सिमम पीवाईक्यूज हमने आपको इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया है। 2010 से लेके 2016-17 तक तो कंफर्म हो ही गया है, 17 तक तो कंफर्म हो गया है, 2024 और 25 का भी मैंने करवा दिया है। तो आप उन सभी वीडियोस को देखिए, समझिए, कंसेप्ट सीखिए।
अब ऐसा टाइम आ गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा अपने रिवीजन पे और अपने प्रिपरेशन पे। अगर आप अभी के टाइम में इधर उधर जाओगे, भटकोगे, तो फिर दिक्कतें होगी और आपका रैंक नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर एक साल आपको परेशान होना पड़ेगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जितना बेस्ट दे सकते हो बेस्ट अपना देने की कोशिश करें। अब देखिए, टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं, ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट कब होगा, ये मॉक टेस्ट आपका 30 नवंबर को होगा। टाइमिंग है 8:30 AM, यानी कि आप 3 टाइम पे टेस्ट दे सकते हैं मॉक टेस्ट। अब जो बच्चे जिस टाइम पे कंफर्टेबल हैं उस टाइम पे दे सकते हो। तो एक मॉक टेस्ट आपका 8:30 AM पे है, दूसरा आपका टाइम है 12:30 PM और एक और टाइम है 4:30 PM। इन तीनों टाइम में से आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल हैं आप उस टाइम पे टेस्ट दे सकते हैं। और इस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि टॉप 50 को गेट डायरेक्ट मेंटरशिप फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, यानी कि इन आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी ऐप पे, जो भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं वो आपको गाइड करेंगे। टॉप 50 जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे इस टेस्ट के, उनको एजुकेटर के द्वारा गाइड किया जाएगा। एक अलग से प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा आपको ये बेनिफिट है बच्चों, आपको पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप उसमें कहां पे हो। ठीक है, आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, या आपने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको यह भी पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में वीक हो या कौन सा सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा अभी फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है जब आप टेस्ट देते हैं। तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा और भी मॉक टेस्ट होगा, ये तो फर्स्ट मॉक टेस्ट है तो ये तो देना ही चाहिए। कैसे इनरोल कर सकते हैं, तो ये QR कोड दिया गया, इस QR कोड को आप स्कैन करो, स्कैन करके आप इनरोल कर सकते हैं। दूसरा और क्या तरीका है इसमें इनरोलमेंट का, दूसरा तरीका है बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टेस्ट में जरूर अपने आप को इनरोल करें, तो ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीजें तो मैंने बता ही दी है। और इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कतें आती है, ठीक है, अभी भी अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि सर क्या करना है नहीं करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मुझे पता है काफी बच्चे वरीड होंगे, जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आता है बच्चों में जो है ना फियर आने लगता है, डर लगने लगता है कि क्या होगा नहीं होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ये तो आपने सुना ही है ना। तो सिंपल सा है, ज्यादा टेंशन नहीं लो, ये बस एक एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि यही आपकी एक जिंदगी है। समझे कि नहीं समझे, अगर आप अच्छा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो फिर से मेहनत करेंगे। तो ये सोच के आप अपना बेस्ट दीजिए। जो बचा हुआ टाइम है यानी कि दिसंबर और जनवरी, जितना टाइम आप पढ़ सकते हो, 14 आवर 15 आवर 16 आवर, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे सोना है और उसके बाद मैक्सिमम टाइम आपको अपने पढ़ाई पे डालना है। और अब नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, अब जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 1-2 सब्जेक्ट्स आप धीरे धीरे रिवाइज कंप्लीट कर सकते हो। अब टाइम है जो पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम देने का। क्लियर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट या कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप इसी वीडियोज में कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से। अब आप में से बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर एप्टीट्यूड का क्रैश कोर्स कब आएगा या एप्टीट्यूड आप रिवाइज कब करवाओगे। तो YouTube पे मैं आपको पूरा का पूरा एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, यानी कि पूरा फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि एकदम बेसिक से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो मैं बच्चों जनवरी में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम ऐसा करेंगे कि आपको कंप्लीट करवाएंगे और आप मैक्सिमम स्कोर करके आओगे। ठीक है, एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही आसान भी है, यानी कि लास्ट मोमेंट में आप पढ़ोगे और जाके एग्जाम में डायरेक्ट अच्छा परफॉर्म कर दोगे। तो जैन के मंथ में आपका हम पूरा का पूरा एप्टीट्यूड रिवीजन करवाएंगे। उससे पहले आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो अभी इस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है आप उसे धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम इसी तरह से आपके लिए सेशंस लेके आते रहेंगे। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो अभी के अभी इनरोल कर लें AIMT के लिए। ठीक है, चलिए ओके, जय हिंद, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।